नमस्कार मित्रों और अभिवादन आप सभी को। देखें, अगर आपको कोई ये कहता है कि इस समय पाकिस्तान में एक डेमोक्रेटिक इलेक्टेड सरकार है, अगर आपको कोई ये कहता है कि इस समय सिविलियन गवर्नमेंट है पाकिस्तान में जिसका रूल है पाकिस्तान में, ये सब गलत है। क्योंकि इस समय पर पाकिस्तान में कोई सिविलियन रूल नहीं है। जो सिविलियन वहाँ पर सरकार है वो सिर्फ एक मुखौटा है। आप ये इसका एक उदाहरण इस बात से ले सकते हैं कि इस समय पर जो कुछ भी हो रहा है, मेरा मतलब वहाँ की संसद में या आज के सीनेट में जो कुछ भी हुआ है, यानी कि जिस तरह के बिल आ रहे हैं, जिस तेजी से पास हो रहे हैं, और तो आप अब बिल की किस्मों से, उनकी रफ्तार से, और बिना किसी बहस के, किसी ढंग की बहस के बिना इन बिलों का पास हो जाना ये बता रहा है कि दरअसल इन बिलों का आना जाना, इनका पास होना, इनका बनना, ये सब का कंट्रोल, इन सब बातों का कंट्रोल दरअसल कहीं और से हो रहा है, जो कि हमेशा होता है। वो एस्टेब्लिशमेंट जो पिछले साल ये कहा करती थी कि हम अपोलिटिकल हो रहे हैं, खास तौर पर पिछले एक साल में हम अपोलिटिकल हो गए हैं, मार्च 2022 से अपोलिटिकल हो गए हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और खास तौर पर अगर आप ये माने भी कि एक बार की ये मान लिया जाए कि ये लोग अपोलिटिकल हो रहे थे, यानी पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट अपोलिटिकल हो रही थी। एस्टेब्लिशमेंट के मायने आप सीधे सीधे ये लगाइए कि पाकिस्तान की फौज अपोलिटिकल हो रही थी, तो वो आप इसको कामयाबी कहिए इमरान खान की या नाकामयाबी, आप मुझे मुझे सीरियसली लगता है कि ये कामयाबी है इमरान खान की, क्योंकि उसने जानबूझ कर ये सब कुछ किया। और नाकामयाबी है पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास की, जिसने ये सब होने दिया। तो हुआ ये है कि उन्होंने, यानी कि इमरान खान ने बड़ा सक्सेसफुली पाकिस्तान की फौज को इस समय पर बिल्कुल सेंटर ऑफ पाकिस्तान पॉलिटिक्स और पॉलिसी के बीच में लाकर खड़ा कर दिया है। और नतीजा ये है कि आज आर्मी अमेंडमेंट बिल पास हुआ है सेनेट से। और अगर आप पाकिस्तान किसी पार्लियामेंटेरियन से पूछें कि भाई ये हो क्या रहा है, किस किस्म के बिल पास हो रहे हैं, तो आपको जो एक जवाब सुनने को मिलता है वो ये कि हमें कुछ नहीं पता। उन्हें पता है कि उन्हें कुछ नहीं पता। तो ये सिलसिला चल निकला है। आर्मी एक्ट पर हम बात कर लेते हैं कि आर्मी अमेंडमेंट एक्ट जो किए गए हैं उनके पीछे क्या है जो चल रहा है। आर्मी अमेंडमेंट एक्ट बहुत तेजी से लाए गए, बहुत जल्दी लाए गए। इसके बारे में पहले से कहीं कोई खबर नहीं थी। और ये यूं आए क्योंकि अभी तक आर्मी एक्ट के अंदर जो कुछ चल रहा था उस पर सिविलियन सरकार उठा रहे थे, कोर्ट क्वेश्चन मार्क कर रही थी उसके ऊपर, क्योंकि लेजिस्लेशन नहीं था, उस किस्म का लेजिस्लेशन नहीं था कि आप दरअसल आर्मी एक्ट के अंदर क्या कुछ कर सकते हैं किसी के साथ में। अब चीजें बदली, वहां क्या हो रहा है, मुझे सीरियसली लगता है, अब इन तमाम सभी लोगों को ये लग रहा है कि एक क्लॉज जो डाली गई है कि अगर आप किसी सेंसिटिव जगह पर रहे हैं फौज में, तो उस सेंसिटिव जगह पर रहने के बाद जब आप रिटायर होंगे तो आप अगले 5 साल तक पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं ले सकते। आपको बड़ा साफ नजर आता है कि ये बात कंप्लीटली डायरेक्टेड है फैज हमीद की तरफ। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ये आईएसआई के सरबराह रहे थे। उससे पहले कोर कमांडर अभी पेशावर रहकर रिटायर हुए हैं। और उससे पहले वो जो यहाँ थे अपना, बेसिकली बेसिकली वो बड़ी प्राइम पोजीशन जो सीक्रेट एजेंसी से जुड़ी हुई है वहां पर रहते हुए वो आ रहे हैं। तो आप पाएंगे कि ये उनको रोकने की कोशिश हो रही है, क्योंकि इस समय पर वो डेस्परेट हो रहे हैं। इस समय फैज हमीद छड़पड़ा रहे हैं कि कब 2 साल वाली लिमिट, इनके ऊपर 2 साल की जो लिमिट होती है फौज से रिटायर होने के बाद, 2 साल तक आप कुछ नहीं बोल सकते हैं, पॉलिटिकल एरिना में नहीं जा सकते हैं बेसिकली आप, और ना ही अपने राज खोल सकते हैं। तो जो कुछ आपने अपनी पोस्ट पर रहते हुए जाना है या आपको पता लगा है, इन्फॉर्मेशन आई है, उसको आप रिवील नहीं कर सकते हैं ऑफिशियली। तो यहाँ पर अब क्या हो रहा है, फैज हमीद छटपटा रहे थे, 1 साल होने को हो चुका बल्कि, और वो चाह रहे थे कि कैसे जल्दी से 1 साल और पूरा हो, 2 साल हो तो वो पॉलिटिक्स में उतरे। रोक लग गई है, 5 साल की रोक लगा दी गई है। ये कह दिया गया है इस एक्ट के जरिए कि वो लोग जो किसी भी सेंसिटिव पोस्ट पर रहे हैं वो अपने रिटायर होने के 5 साल तक पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं ले सकते। एक हो गया। दूसरा, यानी कि ये तो गए काम से। और अब आप ये देखिए, अगर कोई ऐसा कुछ करता है तो उस पर 2 साल का, 2 साल की जेल का प्रावधान रखा गया है। इसमें कहीं सेंसिटिव पोस्ट में, वादी में, ये सिर्फ आर्मी रिलेटेड नहीं है, सेंसिटिव पोस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी है ना, जहां भी आपको आपके मुल्क से रिलेटेड सेंसिटिव डॉक्यूमेंटेशन को का जो आपको मिलता है एक्सेस, उसमें आप इस कानून की लपेट में आ जाते हैं। इमरान खान बाकायदा इसकी लपेट में आते हैं। याद रहे अभी तक साइफर को लेकर जो जो केस चल रहा है उसका अभी फैसला नहीं आया है।
और अब कानून बदल चुका है ना। तो जो इसके अगर ये कानून पास हो जाता है नेशनल असेंबली से भी, सेनेट से पास हो ही गया है, नेशनल असेंबली से भी यकीन रखिए पास हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो नेशनल असेंबली से भी पास जब हो ही जाना है, क्योंकि अपोजिशन जैसी कोई चीज़ तो है नहीं वहाँ, और यही लोग वहाँ बैठे हैं, इन्हीं की पार्टी के लोग वहाँ बैठे हैं, तो ये किस्सा हुआ ख़त्म। ये एक अमेंडमेंट आ गया है, तो टारगेट हो गए फैज़ हमीद। बाजवा साहब टारगेट नहीं होंगे, ये मैं बता दूं आपको, इसमें कहीं कोई बाजवा साहब पे हाथ नहीं डालेगा। बाजवा साहब आपको याद होगा जब अभी पीछे कोई पासिंग आउट परेड थी, तो आपने देखा होगा कि जो आर्मी चीफ है करंट आसिम मुनीर, जनरल आसिम मुनीर, इन्होंने बाजवा साहब को अपने राइट हैंड पर बिठाया था। वो एक क्लियर संकेत था कि आर्मी चीफ इज सेक्रोसेंट, उसके खिलाफ कुछ नहीं होने जा रहा है। दूसरी तरफ फैज हमीद उनको लपेटे में लिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने काम बड़े धाकड़ धाकड़ किए हैं। तो दूसरी ये भी, वो किसी की पकड़ में भी नहीं है, रिटायरमेंट के बाद भी कुछ ना कुछ बदमाशियां करते रहे हैं। तो एक ये हुआ, बाजवा साहब सेफ रहेंगे, जैसे मैंने आपको कहा, उनकी तरफ कुछ नहीं होने वाला ज़्यादा ऐसा। इसका एक और एग्जांपल अब देता हूँ। एक और चीज़ है कि आर्मी एक्ट के अंदर ये लोग जो काम करने जा रहे हैं, उनमें ये बदमाश एलिमेंट जो है उनको तो सजा देंगे, लेकिन वो एक कहते हैं ना, पंजाबी में एक कहावत है कि कोई अपना मारेगा तो छाँव में डालेगा मार के। तो आप उसका एक एग्जांपल देख सकते हैं कि अभी अभी जो लाहौर कोर कमांडर थे, लाहौर कोर कमांडर फयाज, सलमान फयाज, तो आप ये देखिए कि जब उनको अरेस्ट किया गया, अरेस्ट क्या किया गया, उनको इंक्वायरी के अंडर अपने लिया गया था फौज के अंदर, तो अब उनको छोड़ दिया गया है। जाहिर है उनको रिटायर भी कर दिया गया है, तो वो रिटायर उनको करके थैंक यू लेटर, थैंक यू जी आपकी सर्विसेज के लिए, लेकिन अब आप अपने घर बैठिए। लेकिन उनके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस पर कोई फर्क नहीं आ रहा है, उनको पर्क्स एंड प्रिविलेजेस पूरे मिलेंगे। तो मायने क्या हुए कि सजा सिर्फ यही है कि उनके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस गए हैं, दैट इज ऑल अबाउट इट, इसके आगे कहीं कुछ नहीं है। तो वो अब घर गए, मगर क्या हुआ, इसका मतलब छाया में रखा गया है, मारा गया है, लेकिन उसके बाद उनको छाया में रखा गया है कि उनको इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, कोई जेल नहीं, कोई कुछ नहीं। जो गलती हुई तो आपकी नौकरी गई, आप घर बैठिए, जो आपके आज तक के पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं वो आपके लिए मौजूद हैं। ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि जिनको उन्हें छोड़ना है उन्हें वो छोड़ ही देंगे, जो उनको अपनी अंदर की सजाएं देनी है उसके बाद में। तो मगर इसमें लपेटे में वो लोग आएंगे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऊपर आकर फ्रंट फुट पर आकर खेलते हैं, जैसे फैज हमीद खेले, चाहे वो बाजवा के कहने पर ही खेले हो, मगर ये हुआ है। और सबसे बड़ी बात क्या है, बाजवा के जाने के बाद भी, वो अपने रिटायरमेंट के बाद भी वो खेलते रहे, चाहे वो 25 मई वाला खेल हो, या उसके बाद जो हुआ, जो कंटोनमेंट सॉरी जो जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में जो कुछ हुआ, इमरान खान ने जो कुछ किया था, ये सब माना जाता है कि वो फैज हमीद की प्लानिंग थी। तो ये सिलसिले चल रहे हैं। तो एक ये हुआ, दूसरी तरफ एक और कानून लाया जा रहा है जिसे कहते हैं ई सेफ्टी बिल। ई सेफ्टी बिल लाया जा रहा है। ई सेफ्टी बिल में कहा जा रहा है कि अगर ये पास होता है तो माना जाता है कि ड्रकोनियन कानून होगा उन लोगों के लिए, फॉर एग्जांपल जो ऑफिशियली जॉब में जो नहीं है, इस तरह से कि जैसे लोग यूट्यूबर्स हैं, तो यूट्यूबर्स पर पर्टिकुलरली मेजर पाबंदी आने वाली है। माना पाकिस्तान सरकार ये कानून ला रही है कि हर एक यूट्यूबर को अपने आप को रजिस्टर करवाना होगा। अब जरा सोचिए, यूट्यूब खुद ही एक आदमी को इनवाइट कर रहा है और रजिस्टर कर रहा है। अगर आप को प्रॉब्लम है उस कंटेंट से जो यूट्यूब पर जा रहा है, तो आप यूट्यूब से बात करें और उनसे कहें कि भाई आप हमारे पर ऑफिस खोलिए और हम आपको रेगुलेट करना चाहते हैं, या आपके कंटेंट को रेगुलेट करना चाहते हैं, सो दैट यू आर विद इन द परव्यू ऑफ पाकिस्तान लॉ। बट ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यूट्यूब वालों ने कुछ सुनना नहीं है। ये पाकिस्तान का टोटल बिजनेस कितना उनका, उन्होंने भैया बढ़ जाओ, हम चले, तुम अपने बैठे रहो अपना कानून लेके, हम अपने ऊपर लागू करवाते ही नहीं इसको। वो अमेरिका में उनका मेन ऑफिस है, तो वो यूट्यूब जो है वो उनको सुनने वाला चूंकि है नहीं, और इस बात का अंदाजा पाकिस्तानी गवर्नमेंट को पूरी तरह से है, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को पूरी तरह से इसका अंदाजा है। तो नतीजा क्या निकल रहा है, नतीजा ये निकल रहा है कि वो अपने ही लोगों पर कंट्रोल कर रहे हैं। उनको पता है तुम बेटा कहाँ जाओगे, तुम्हें तो दो दो इधर से दो उधर से लगा के ठोक पीट बराबर कर देंगे। तो इस समय पर तमाम वेबसाइट्स, जो लोग वेबसाइट के जरिए न्यूज़ का काम करते हैं, यूट्यूब के जरिए जो लोग काम करते हैं, इन सब को रजिस्टर करने के लिए कानून आ रहा है। और ये देखना होगा कि क्या रजिस्ट्रेशन फी होगी, क्या उसके और सब लॉज क्या होंगे, क्या नहीं, सब क्लॉजेस क्या होंगी उस लॉ की, क्या नहीं,
ये सब अभी आना बाकी है। मगर इसका देखा यह जा रहा है कि इसका पर्पज़ क्या है। पर्पज़ ये है कि चूंकि सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है इस समय, और सोशल मीडिया के ज़रिए लोग अपना अपना बिजनेस चला रहे हैं, अपने नाम पर कर रहे हैं, जाहिर है, तो वो कोई गैर कानूनी काम भी नहीं है, और उनकी जो कमाई है वो प्रोबेबली उससे बेहतर हो रही है जो वो नौकरी में पा रहे थे। डॉलर्स में कमा रहे हैं बेसिकली, पाकिस्तान के अंदर बैठे बैठे अपने घर से प्रोग्रामिंग करते हुए। तो ये उस सिलसिले पर सरकार यूँ रोक लाना चाह रही है क्योंकि ये लोग इंडिपेंडेंट हैं, ये लोग इंडिपेंडेंट हैं, ये लोग अपनी खबर सही गलत जो भी दे दें यूट्यूब पे दे देंगे, और फिर आप फाइट बैक करते रहिए। जाहिर है इसमें बहुत सारे लोग क्रेडिबल जर्नलिस्ट भी हैं, यू नो और जिस समय पर इमरान खान के दौर में ऐसे तमाम लोग जिनको नौकरियों से निकाला गया, उनके लिए शरण की एक ही जगह थी और वो थी यूट्यूब। उन्होंने अपने यहाँ पर आकर चैनल्स बनाए, किसी के लाख, किसी के 1.25 लाख, किसी के 3 लाख, इस तरह से सब फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, और नतीजा ये है कि वो लोग अपना अच्छा पैसा बना रहे हैं इसमें से। तो वो सरकार जो है वो कहीं ना कहीं इनके कंटेंट पर इस तरह का रोक लगाना चाह रही है, जिससे अगर कुछ एंटी गवर्नमेंट ये बोलते हैं, एंटी एस्टेब्लिशमेंट बोलते हैं, एंटी फौज बोलते हैं, तो वो इसको रोक पाए। तो ये उनका सारा का सारा गेम है। नतीजा दरअसल इसका जो रिजल्ट होने वाला वो क्या है कि जो जिसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहा जाता है, उसकी ऐसी की तैसी हो जाएगी पाकिस्तान में। और देखिए जो लोग, और देखिए ना, जहाँ तक झूठ की बात की जाए तो ये पाकिस्तान में झूठ का रोके जाने का कोई जो रोक है, ऐसा कुछ नहीं है। आखिर मोहित पीरजादा जैसे लोग जो हैं, जो इस समय अमेरिका में बैठे हुए हैं, भाग गए पाकिस्तान से अक्टूबर में। आप ये जरा सोच, पिछले साल अक्टूबर में गए थे, अक्टूबर के लास्ट वीक में आप जरा सोचिए कि आखिर मोहित पीरजादा जैसे लोग, उनको बिलियंस ऑफ रुपीज दिए गए यहाँ पर, और वो पैसे क्यों दिए गए? ताकि वो एक प्रोपेगेंडा का निज़ाम खड़ा कर पाएँ ग्लोबल विलेज स्पेस के नाम से। आप उन पर तो रोक नहीं लगा पाए, वो निकल गए, और आज वो आपका पैसा भी ले गए, एक्सचेकर का पब्लिक मनी भी ले गए, और आज अमेरिका में बैठकर तमाम पाकिस्तान के तमाम इंस्टीट्यूशंस को गाली दे रहे हैं फ्री। अच्छा, एक और चीज़ है, इन चीज़ों पे एक और आप मजे की चीज़ देखा जो पाकिस्तान में, मुझे लगता है कि पाकिस्तानी करेंगे नहीं ऐसा, ना पाकिस्तानी गवर्नमेंट ऐसा करेगी, लेकिन मुझे लगता है कि ड्रॉबैक है इन लोगों में। और ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक है कि आपने एक डबल सिटीजनशिप अलाउ कर रखी है। आप एक समय पर ही पाकिस्तानी सिटीजन भी हैं और अमेरिकन सिटीजन भी हैं, और ब्रिटिश सिटीजन भी हो सकते हैं, या अमेरिकन की जगह आप ब्रिटिश लगा लीजिए डबल सिटीजनशिप लेकर, या पाकिस्तानी भी हैं और ब्रिटिश सिटीजन भी हैं। अब इसके नतीजे क्या होते हैं? आपके लिए हमेशा इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने में दिक्कत यह है कि दूसरी एम्बेसी इन्वॉल्व हो जाती है इमीडिएटली, हमारा सिटीजन, जो कि दरअसल ये चीज़ें ऐसे मुल्कों में आपको नहीं मिलेंगी जहाँ पर डबल सिटीजनशिप का किस्से नहीं है। आप सीधे सीधे एक्शन ले सकते हैं उन लोगों के खिलाफ जो कहीं गैर कानूनी काम कर रहे हैं या कंट्री के लॉ को ब्रेक कर रहे हैं, एंड ऑल दैट। तो और या कि वो सीधे सीधे कंट्री की सिटीजनशिप छोड़ें, उसके बेनिफिट्स छोड़ें, और जहाँ भी उनको दूसरी मुल्क में रहना है रहें, तो इसमें कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए दुनिया में किसी को। लेकिन हम इधर का भी लेंगे और उधर का भी, दोनों तरफ का जो बेस्ट है वो हम लेंगे। तो वो चीज़ मुझे लगता है कहीं ना कहीं न तो मुझे एथिकल लगती है, न ही मुझे लगता है कि प्रैक्टिकल उस तरह से कि सरकारों को फिर अपनी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने में मुश्किल आती है। खैर, तो वो मुश्किल पाकिस्तान की आगे खड़ी है, लेकिन उस मुद्दे पर कोई जा नहीं रहा है, उस बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। आगे चलते हैं। तो ये सिलसिला अब उसमें डिफरेंशिएशन कहाँ रहा है कि भाई, वेदर आप फेक न्यूज़ दे रहे हैं, क्या आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, या आप न्यूज़ दे रहे हैं। अब इसका 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 फैसला कौन करेगा? इसका फैसला ऐसी कोई बॉडी नहीं, भाई पैमरा सरकारी बॉडी है, तो बेसिकली अगर उनके नीचे लाया जाता है तो वही ये फैसला करेंगे कि किस न्यूज़ को न्यूज़ माना जाए, किस न्यूज़ को फेक न्यूज़ माना जाए, अफवाह माना जाए, मिसरिप्रेजेंटेशन माना जाए, और किसको माना जाए कि ये डिफेम कर रहे हैं किसी को। ये मुद्दा आने वाला है पाकिस्तान की सोसाइटी में, पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आने वाले दिनों में। ये आप इस पर बहस बहुत लंबी जाएगी। देखना ये होगा कि टोटल पाकिस्तानी जो जर्नलिस्टिक कम्युनिटी है वो इसके ऊपर किस तरह से रिएक्ट करती है। नज़र आ रहा है कि जाहिर है ऐसे लोग जो यूट्यूब कर रहे हैं, वो लोग ज़रूर इस पर अपना 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 अपोजिशन दिखाएंगे, इसके ऊपर प्रोटेस्ट करेंगे और जो भी करेंगे। पर इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि ये लोग बहुत दमदार भी नहीं है। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों ने इनमें से सरेंडर किया हुआ है एस्टेब्लिशमेंट के आगे। आप बहुत सारे लोग जो व्लॉग कर भी रहे हैं, आप उसमें भी पार्टी लाइन्स को बड़ा क्लियर मानते हैं। वो नज़र आता है कि वो सिर्फ न्यूज़ नहीं है, उसमें बहुत सारी जगहों बहुत सारे लोग जो हैं
वो पार्टी लाइनअप नजर आती है। वो कहीं फौज की तरफ जा रहे हैं तो कोई जो है वो सिंध की पॉलिटिक्स कर रहा है, और वो सिंध की जो पार्टीज हैं चाहे वो पीपीपी है, नजर आता है कि उनका वो मतलब जर्नलिस्ट कम और जियाले ज़्यादा है। तो वो चीज़ें आप क्लियरली डिमार्क कर सकते हैं, आपको क्लियरली पता लगता है कि कौन सा जर्नलिस्ट जो है उसका झुकाव किस पार्टी की तरफ है या किस रीजन की तरफ है। तो ये चीज़ें हैं। तो मुझे नहीं पता ये चीज़ जो है अल्टीमेटली कैसे चलेगी, लेकिन इससे एक चीज़ तय है कि पाकिस्तानी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो खबरों पर, पत्रकारों पर, मीडिया पर अपना जो जोर है, वो जो अपना कंट्रोल है उसको बढ़ाना चाह रही है, और चाहती है कि वहाँ पर जो दिखाया जाए, जो बताया जाए, वो वही हो जो स्टेट एस्टेब्लिशमेंट चाहती है। मित्रों, आज का छोटा सा अपडेट ये था, और तो काइंडली देखिएगा और अपने कमेंट जरूर दीजिएगा, और मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा। इस पर हम अपनी बातचीत और आगे जारी रखेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय फॉर नाउ।